बिजनेस बंद, कोवर्कर एम्प्लॉय तंग। आप सबका स्वागत है झलक यूथ स्किल रिसर्च पर। दोस्तों, आज चिंतन मनन करते हैं कि जब कोई बिजनेस बंद होता है तो उसके सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और क्या उसका इफेक्ट आता है। अभी चांदनी चौक में जो है दिल्ली में दुकानों को सील किया गया और बाकी जो दुकानदार हैं वो भी भय में हैं कि कब उनकी दुकान सील हो सकती है। तो दुकानदारों का ये कहना है कि वो पेमेंट कर चुके हैं, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है और उसके लिए वो बकायदा से जो है उस लैंड को या भूमि को ट्रांसफर भी करवा चुके हैं और जो भी कमर्शियल करने का पेमेंट था वो पेमेंट वो सरकार को कर चुके हैं, म्यूनिसिपैलिटी को कर चुके हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट है। बहुत सारी दुकानें जो हैं वो भय के मारे बंद हैं, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं दुकानों के ऊपर चिपका करके छोड़े हुए हैं और कुछ दुकानों पर सील लगा दी गई है, वो वैसे बंद है। उसके अंदर जो है सामान जो उनका है दुकानदारों का वो अंदर बंद हो गया है, तो अब वो ऑनलाइन भी सेल नहीं कर सकते। और दूसरी जो दुकानें हैं अभी जो चल रही हैं, तो अब बात ये आती है कि जो दुकानदार है वह तो सफर कर ही रहा है और अगर उसने अपने साथ में को वर्कर या हेल्पर रखे हुए थे, एम्प्लॉइज रखे हुए थे 1 2 3 4, तो उस जैसी दुकान है वैसा, तो अब जब दुकान का अपना दुकानदार का सामान नहीं बिक रहा है तो वह इनको वर्कर्स को कैसे इनको रिटेन करेगा और कैसे इनको पेमेंट करेगा। जब इनको पेमेंट नहीं होगा तो नेचुरल है कि को वर्कर के घर की व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त होगी, उसके बच्चों के स्कूल्स की फीस नहीं जा पाएगी और उसके घर में तीज त्योहार या घर का जो नॉर्मल सामान है वो भी आना मुश्किल होगा। तो देखिए, ये सोशल एस्पेक्ट भी है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि अब दुकानदारों का कहना है कि जब हमारा सामान निकल ही नहीं रहा है तो हम और सामान नहीं मंगवाएंगे, जबकि यह समय सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यही मूलभूत जो है 4 महीने पीक टाइम होता है, जबकि दुकानदारों की सबसे ज्यादा सेल होती है। और दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो कि ऐसी जगह है कि वहां से आसपास के जो गांव हैं यूपी के, एमपी के, इवन हरियाणा, पंजाब, जो छोटे व्यापारी हैं वो डायरेक्ट वहीं से सामान, कपड़ा या बिजली का सामान वहीं से डायरेक्ट लाते हैं। ये जग जाहिर बात है और सालों से वही बिजनेस चल रहा है, वहीं पर चल रहा है। तो यह जो मूल स्थिति है, दुकानदार जब नहीं मंगवा रहा है सामान तो क्या हुआ कि सप्लाई चेन जो है वो डैमेज होता है। जो कंपनियों का सामान है, जो कंपनियां कपड़े बना रही हैं, सूरत में है, ग्वालियर में है, कहीं पर भी है, वो जो है सामान ऑर्डर नहीं आएगा और वो नहीं ले पाएंगे, दुकानदार जो है नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। जब वो नहीं लेंगे तो कंपनी वाले को भी घाटा होगा, उसकी सप्लाई चेन में भी बाधा आती है, उससे पूरी ही इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब हो रही है, बायर से लेकर, कस्टमर से लेकर के और द मेकर, मतलब कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसका सामान आगे नहीं बिकेगा तो कंपनी को भी दिक्कत आई कि वो अपने एम्प्लॉयज को, जैसे दिवाली पर, दशहरे पर अगर कुछ जो है एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो वो कंपनी वाला भी नहीं दे पाएगा, उसके लिए भी मुश्किल होगा। तो देखिए, कस्टमर के लिए मुश्किल है लेना और शॉपकीपर के लिए मुश्किल है कंपनी से सामान लेना, और कंपनी के लिए भी मुश्किल है कि सामान तो कंपनी चल रही है, सामान प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज को जो है त्योहारों का भत्ता या महंगाई भत्ता देने में असमर्थ है। तो देखिए, इस तरह से पूरी जो है, एक तो जो इकोनॉमिक साइकिल है वो इफेक्ट हुआ, जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, इसे आप सर्कुलर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो वह डिस्टर्ब हुआ, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, और फिर सप्लाई चेन में लगे हुए जो लोग हैं, जो आप देखते होंगे कि जो मार्केटिंग के लोग हैं, जो जाते हैं शॉप्स में, ऑर्डर्स लेते हैं और फिर वो आगे बताते हैं, रिटेलर से शॉप लोग उठाते हैं, होलसेलर है, ये पूरा एक जो जिस तरह का सिस्टम है हमारे मार्केट का, वो पूरा डिस्टर्ब होता है। और फिर छोटा दुकानदार जो है वो ले जा करके अपनी दुकान में सामान रखता है, तो आगे वह भी कस्टमर को क्या दे पाएगा। तो नेचुरल है कि वह लेटेस्ट मटेरियल जो है आजकल के डिजाइन फैशन के हिसाब से वो अपने कस्टमर को गांव में, देहात में नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको
यहां से प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से ये बिजनेस का एक पूरा साइकिल और उसकी इकोनॉमी सेटअप जो है पूरा डिस्टर्ब होता है। साथ में एक दुकान में माना एक दुकानदार है और उनके साथ में 4 कोवर्कर है, उन्होंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं। तो अब देखिए, अब ये एक दुकान से 5 परिवारों का घर चल रहा है। हर एक के अपने, आप अगर मिनिमम आप लगाते हैं तो 3-3 लोग होंगे, एक जीवन साथी होगा, कम से कम 2 बच्चे होंगे, तो 4 लोगों का परिवार है। तो एक व्यक्ति जो है अपने परिवार को, 3 लोगों के परिवार को भी वो भरण पोषण कर रहा है। तो इस तरह से एक दुकान से 4, 6, 8, अगर 6 लोग हैं टोटल मिलाकर के, तो आप सोचिए कि 18 से 20 लोग जो हैं डिपेंडेंट है, और साथ में अगर उनके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, और कोई 3 बच्चे भी हो सकते हैं, तो वह कितना मुश्किल होगा। उससे क्या होगा कि जो बच्चों की स्कूल्स की फीस है वो माता पिता नहीं दे पाएंगे। बच्चों के लिए जो तीज त्योहार के टाइम में अगर लोग सोच रहे थे कि भाई इस समय में अक्सर लोग हमारे देश में नवरात्रि में नई ड्रेसेस खरीदते हैं, दिवाली पर, दशहरे पर, और आगे जो है भी करवा चौथ भी आ रहा है, तो इस समय में नए कपड़े या घर के लिए कोई शो पीस या शो आइटम खरीदा जाता है, बिजली का सामान खरीदा जाता है। तो इस समय त्योहारों के समय ही जो है हमारी मिडिल क्लास जो परिवार है या लोअर मिडिल क्लास, वो प्लान करके रखते हैं कि इस वर्ष हम ये चीज अपने घर के लिए सामान लेंगे। तो जब वहां भी रुकावट आ गई तो वो भी वह सामान नहीं ले पाए। तो ये सोशल एस्पेक्ट हुआ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हुआ। अब दोस्तों बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात। अब जैसा कि दुकानदारों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लोगों ने अपनी दुकानों पर भी लगा रखे हैं। अब जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि कुछ के पास जो है दिल्ली हाईकोर्ट का स्टे भी है, लेकिन अभी ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि 31 दिसंबर तक ये लोकल जो भी स्टे है किसी भी अथॉरिटी से लिया गया है, वो स्टे जो है वो खत्म हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा, उसकी जो महत्वता है वो खत्म हो जाएगी। अब उसके आगे तो सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वयं ही ऑर्डर किया है। तो अब ये हमारे दुकानदार भाई क्या करें, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें यही है कि वह जाकर के दिल्ली की जो होम मिनिस्टर हैं, आप उनसे जाकर के मिले, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। सारे ही व्यापारी, चाहे किसी की सील हो चुकी है या किसी की नहीं हुई है, हमारे सभी व्यापारी भाई अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और जो है डॉक्यूमेंट बना करके प्रार्थना पत्र लेकर के जाएं कि दिल्ली की जो सरकार है अभी प्रेजेंट पे, उनके जो होम अफेयर्स मेंटेन करते हैं, वो जो है दिल्ली के दुकानदार भाइयों की समस्या को आगे लेकर के जाएं और उनको जो है उसके लिए सोल्यूशन दें, इंटरवेंशन करें, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करें। हमारे स्वतंत्र भारत में दोस्तों यही एक जो है हमारे तंत्र का फायदा है कि हमारी जो सरकारें हैं वह इंटरफेयर करती हैं और अल्टीमेट उन्हीं की जिम्मेदारी। दूसरा, गवर्नर साहब भी हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के गवर्नर साहब हैं, तो आप उनके पास भी अपना प्रार्थना पत्र दें। आगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली में ही है, तो आप उन तक भी अपनी बात को पहुंचाएं। उसके साथ में ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहिबा हैं, घर परिवार वाली हैं, घर परिवार की समस्याओं को समझती हैं, महिला हैं, वह आपकी प्रार्थना पे जो है संज्ञान जरूर लेंगी। आप उन तक भी अप्रोच करें। इस तरह से हताश होकर के, निराश होकर के ना बैठ जाए और घबराए नहीं, और ये नहीं सोचें कि अपनी दुकान की सीलिंग होने का आप एक तरह से जो है बेमन से इंतजार कर रहे हैं, घबराए हुए हैं। और सामान और मार्केट का जो हाल है, क्योंकि जब सीलिंग की बात आती है इस तरह का होता है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली जो है वो आना बंद हो जाता है। जब लोगों को मालूम है कि दिल्ली में ये बात चली गई, और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास के गांव में जो आते थे व्यापारी सामान लेने, उनको पता लगने लगा कि दिल्ली में जो है सील होने लगी है, तो वह नहीं आएंगे। और दूसरा एक बात और भी है, इसके साथ साथ मैं बात करूं कि मैंने अक्सर देखा है कि सरोजनी नगर मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, इस तरह के मार्केट के बाहर जो शॉप्स लगी हुई होती हैं, जहां से अक्सर हमारी महिलाएं जो हैं, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, छोटे सामान है, दुकानदारों मेन दुकान के आगे जो छोटी शॉप्स लगी हुई होती है, तो वहां से बच्चे जो पढ़ने वाले हैं और स्टूडेंट्स हैं, बाहर से आए हुए हैं, और लेडीज हमारी महिलाएं हैं, वो सामान वहां से लिया करती हैं, चाहे बैग्स हैं, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, या ड्रेस मटेरियल भी होता है, तो लिया जाता है। तो अक्सर मैंने देखा है, बहुत बार मैंने ऐसे पाया कि सडनली जो है पुलिस की गाड़ी आ जाती है, एमसीडी की गाड़ी आ जाती है,
पुलिस वाले आ जाते हैं तो एकदम से भगदड़ मच जाती है पूरा। उससे फिर उस समय जो दुकानदार है वो फटाफट अपना सामान जो है हटाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये एक तरह की अव्यवस्था है। लाजपत नगर में भी ऐसा मैंने कई बार देखा कि हल्ला हो जाता है कि अरे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, उठाओ उठाओ उठाओ, और वो सामान उठा करके ले जाते हैं। और भी कई मार्केट हैं दिल्ली के, आपने देखे होंगे वीडियोस में, कई जगह ये चर्चा मनन हुई। वहां पे ये था कि वो तो जगह रुक रही थी, सड़क की जगह रुक रही थी, तो वहां बात समझ में आती है कि हाँ, अगर सड़क वाला स्थान है वो न घेरा जाए, या जो पार्किंग का स्थान है उसको न घेरा जाए, क्योंकि जो फिर पार्किंग रुकती है तो अव्यवस्था होती है और सड़क जो है वो रुक जाती है, ट्रैफिक को प्रॉब्लम आती है। तो वहां पर पुलिस का आना या एमसीटी गाड़ी का आना समझ में आता है। लेकिन इस तरह से जो सरोजनी नगर, जो कि वेल डिफाइंड और सालों ही पुरानी, 30 35 सालों से तो मैं ही देख रही हूँ, समय समय पे जब भी मौका मिलता है तो हम जाते हैं वहां शॉपिंग करने। तो जो इतने पुराने मार्केट हैं वहां पर इस तरह की अव्यवस्था क्यों, इस तरह का हल्ला गुल्ला क्यों? और जैसा कि उनका कहने को होता है कि पेमेंट भी हमसे लिया जाता है। ऐसे ही और शहरों में भी होता है, चंडीगढ़ में भी और भी जगह पे बार बार वीडियोस वायरल भी होते हैं। तो बहुत सारे स्थानों पर ऐसा होता है। तो इसके ऊपर एक पॉलिसी क्यों नहीं बनती, डिफाइंड क्यों नहीं है? इस तरह से सडनली आकर के भगदड़ क्यों मचती है? उसमें जो कस्टमर है वो तो बेचारा बेवजह ही, और मैंने देखा कि कई बार महिलाएं जो छोटे बच्चों के साथ में, तो वो बच्चे बीच में लोगों के पैरों में आ जाते हैं, आहत हो जाते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत क्या है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, एमसीडी हैं, या रूरल डेवलपमेंट या सिटी डेवलपमेंट जो है, अर्बन डेवलपमेंट है, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है? उनको क्या इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए? क्या यही बस एक है कि अपना रुतबा दिखाना है और सडनली जो गाड़ी आएगी और भगदड़ हो जाएगी और 8 10 20 लोगों का जो सामान उठा करके वो चले जाएंगे? और दूसरी बात ये है कि ये बहुत अजीब लगता है कि उनका सामान ही उठा के ले जाते हैं। अरे भाई, सामान उठा के ले जाने से क्या होगा? क्या करेंगे? क्यों लेकर के जाएंगे? क्या वो फ्री का सामान है? लागत से लिया है दुकानदार ने, ठीक है, उसकी गलती है, आप पनिशमेंट कर सकते हैं उसको, आप पर्ची काट दीजिए, पर्ची काट करके आप उसे दे दीजिए। जिस तरह से गाड़ियों के ऊपर जो है अगर क्रॉस कर जाती है गाड़ी, तो क्या होता है कि जैसे चंडीगढ़ जैसे और शहरों में जो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में आता है ओवर स्पीड है तो उनके नाम पर जो है वो फाइन हो जाता है और उनको वो मैसेज भेज दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी धर ली। अब पुलिस जो है अगर थानों में ऐसे गाड़ियां धरने लगेगी कि जिन्होंने वो ओवर स्पीड करी या कोई किसी भी तरह की कोई चीज अगर इशू है, तो क्या गाड़ियां थाने में सब भर्ती होना शुरू हो जाएंगी, पकड़ के धर लिया जाएगा? तो यह अव्यवस्था भी बड़ी अजीब है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह का व्यवस्था करे कि कपड़े उठा के, उनके स्टूल उठा के और उनका सामान उठा के, ज्वेलरी और सब उठा करके गाड़ी में धर दिया और गाड़ी ये गई और वो गई। उसके बाद में वो अपनी गाड़ी को छुड़ाते रहे, अपने स्टूल को, टेबल और अपने सामान को जो है वापसी लें। ये क्या है? आप वहीं पर उनको जो है फाइन क्यों नहीं करते? आपकी लिमिट होनी चाहिए, इस पर चर्चा मनन होनी चाहिए। और हैरानी की बात है कि हमारी जो जनरल पब्लिक है वो इतनी ज्यादा, और जो हमारी मार्केट की जो यूनियंस होती हैं, मार्केट यूनियंस क्या करती हैं? ऐसे प्रश्नों को वो एड्रेस क्यों नहीं करती? अपनी परेशानी को वो एक तरीके से एड्रेस क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं अप्रोच करते अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को? वो क्यों नहीं लिखते मिनिस्टर्स को? और दिल्ली में रह करके दिल्ली वाले इस तरह से सफर करें, ये तो बहुत ही अचंभा लगता है। हार्ट, उसको कहते हैं कि हार्ट देश का दिल है। एक कैसा दिल है भाई जहां पे जनरल पब्लिक को, कॉमन मैन को इतनी जो है अव्यवस्था झेलनी पड़ती है? ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है? आइए अब दूसरी बात करते हैं। ये तो दिल्ली के जो मार्केट है, चांदनी चौक और वो, और दूसरा भी हुआ वीडियो देखने को मिला कि नवरात्र के समय में जंगपुरा के मार्केट जो बंद करवाए गए और ये कहा गया कि जो मीट और मटन की जो शॉप्स हैं, तो वो जो हैं, नॉन वेज की जितनी भी शॉप्स हैं उनको बंद किया जाए। तो वहां के मिनिस्टर साहब हैं जो, तो उन्होंने ये कहा कि भाई खुद स्वयं वो आकर के दुकानें बंद करवा रहे थे। बारवा जी बहुत ही प्यारे पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही फेवरेट है जनरल पब्लिक के, वहां के उस स्थान के। भोगल है, जंगपुरा है, तो उनका बहुत मान सम्मान है। वह स्वयं आए हुए थे और दुकानों को बंद करवा रहे थे, तो दुकानें बंद हुई।
तो उनका ये कहना था कि पहले इनको दे दिया गया था, बता दिया गया था 3-4 दिन पहले, क्योंकि आज कल जो है वो तीसरा नवरात्र था। लेकिन दुकानदारों का ये कहना था कि हमें अभी आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो खैर उन्होंने दुकानें बंद कर दी। अब देखिए दोस्तों, इस पर भी हर स्टेट का अपना पॉलिसी होना चाहिए, स्टेट्स को स्टेट पॉलिसी बनानी चाहिए। तो बात आई कि बनारस में उन्होंने कहा था कि पूरे 9 दिन जो है नवरात्र में ये दुकानें बंद रहेंगी। एमसीडी ने जो है वहां पे उन्होंने ऑर्डर निकाला था, तो वहां पे वो दुकानें बंद रही। तीसरा आया लखनऊ में। लखनऊ में भी इसी प्रकार से जो है दुकानें बंद करवाई गई, तो दुकानें बंद। दोस्तों, नवरात्र हमारा सदियों पुराना त्योहार है और साल में वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्र और अब अक्टूबर में दिवाली से पहले। जब 2 बार नवरात्र है दोस्तों, तो इस पर एक पॉलिसी होनी चाहिए। 10 दिन पहले बोलना या 15 दिन पहले बोलना, ये बोलना उस टाइम दुकानें बंद करवाना, क्या किसी ने ये सोचा कि क्या कैसे इकोनॉमी इफेक्ट होगी, कैसे जो सप्लाई चेन इफेक्ट होगी, कैसे, और स्पेशली इस फील्ड नॉनवेज जो मार्केट है, इसको कैसे जो है वेल डिफाइन किया जाए, नीट एंड क्लीन किया जाए, इसको वेल ऑटोमेटेड तरीके से, सुंदर तरीके से, इसको एक, जिसे एस्थेटिक्स की बात हम कहते हैं, एस्थेटिक तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। अक्सर ये बहुत भद्दा लगता है कि मीट जो मटन शॉप्स हैं उनके सामने से अगर आप बाई चांस कभी गुजरे, तो इस तरह से लटका हुआ जो मटन मीट रहता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। तो उसको जो है ऐसी हमारे देश में मशीनें, इनोवेशन होना चाहिए, छोटी कटिंग मशीन्स, प्रिजर्वेशन मशीन्स ऐसे डेवलप की जानी चाहिए, और जो व्यापारी हैं उन्हें भी इसको यूज करना चाहिए, ताकि वो है इस तरह से करके और उसको सील करके रखें, बंद करके रखें, डिब्बे बना करके रखें। आपके जिस तरह का आइटम है आपका, जो चाहे सूप के लिए, नॉनवेज सूप के लिए जाता है, बिरयानी के लिए जाता है, अलग अलग जगह के उसके लिए जाता है, तो आप उसको उस तरह से ही प्रिजर्व करके रखें। बड़े बड़े आपके जो कोल्ड रूम होने चाहिए, जो कोल्ड मशीन्स है वो होनी चाहिए आपके पास, उसमें प्रिजर्व होना चाहिए। ये हम 80 साल हम होने को आया, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम अभी भी उस मार्केट को जो है वेल मैनेज नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों? इस पर भी चिंतन मनन होना चाहिए। दूसरा, इस पे हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए कि इन त्योहारों के समय बंद होना है, नहीं होना है, पहले से वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि वो दुकानदार जो है वो सामान को लेंगे ही नहीं। वो उस तरह से, उनको जब पता है कि इस समय से इस समय तक बंद रखना है, तो धीरे धीरे वो अपना पहले से ही जो है अपना रॉ मटेरियल या माल को लेना धीरे धीरे वो बंद करेंगे, ताकि ये 9-10 दिन के अंदर जब वो बंद रखते हैं जिस समय में दुकानें, तो उनका सामान जो है वो खराब ना हो, वेस्ट ना हो, और उससे जो है पोल्यूशन की जो अव्यवस्था और फैलेगी, साइड इफेक्ट आएंगे बीमारियों के, उससे भी जो है जनता का बचाव हो सके। इस पर भी बात होनी चाहिए। अब इसी बीच में जो है बहुत सुंदर, लखनऊ से एक भाई साहब ने कहा, कहने लगे कि साहब, मैं, बात ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख की, कि भाई सिख जो है वो ज्यादा पोल्ट्री से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, कोई मटन से रिलेटेड करता है, कोई बीफ से रिलेटेड है, कोई किस तरह से है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो एक बिजनेस की एक अलग शाखा है। जिस तरह से पुलाव बनता है सब्जियां डाल करके, ऐसे ही बिरयानी बनती है, और बिरयानी की अपनी एक रॉयल जो है उसकी गाथा है, उसमें केसर और न जाने क्या क्या पड़ता है। और लखनऊ, हैदराबाद और ये जो, तो हमारे देश में जो है ये क्विजीन मानी जानी क्विजीन है और उसका इतिहास है। तो ये जो चीजें हैं जब बनती हैं तो उसमें सभी बेच रहे हैं। तो जैसा उस भाई ने कहा कि देखिए मैं हिंदू हूँ, लेकिन बात यह है कि अब मैं, मेरी 9-10 दिन अगर दुकान बंद रहेगी तो मेरे जो एम्प्लॉय हैं मैं उनको कैसे पैसे दूंगा, जब मेरा सामान नहीं बिकेगा, मेरी दुकान बंद है, जब मेरा पैसा नहीं 9-10 दिन में बना, तो ये मैं 10 दिन का खर्चा अपने एम्प्लॉयज को कैसे दूंगा। अब देखिए उसका मर्म बहुत जेन्यून है और बहुत सही है, क्योंकि उसका बिजनेस है। तो अब क्या वो बिजनेस छोड़ देगा, या छोड़ देना चाहिए? आप उससे ये कहें कि भैया तुम बिजनेस बदल लो,
वो अलग बात है, वो बिजनेस बदल सकता है। लेकिन जो इंसान शुरू से उसका रुझान है, वह फील्ड में काम कर रहा है, वह बिजनेस में काम कर रहा है, तो अब वो क्या करे? अब 10 दिन उसकी दुकान बंद रहेगी तो वो नहीं दे पाएगा अपने एम्प्लॉयज को, और फिर उसके एम्प्लॉयज भी, जो मैंने अभी कहा कि जो सोशल जो एस्पेक्ट है, त्योहारों के दिन है, तो वो भी अपने घर परिवार के लिए जो है चीजें, वो खुशियां नहीं मना पाएंगे, वो चीजों को नहीं ले पाएंगे। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन सभी, एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, और उसके बाद में हमारी जो स्पिरिचुअल या हमारी इमोशनल भावनात्मक भावना से हमारी वो है कि इस समय में जो है ये सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। तो इन चारों चीजों का समन्वय करना होगा, बैलेंस करना होगा, इन चारों चीजों पे ध्यान देना होगा, और फिर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जो कि वेल डिफाइंड हो और पता हो, लोगों को पता हो। क्योंकि अगर जो है पहले बता देते हैं आप, पहले उनको पता है, तो हो सकता है वो अपने सामान को धीरे धीरे जो है वो ऑनलाइन ले आए, और वो कहें कि जी भाई हम ऑनलाइन ही सप्लाई कर देंगे, ठीक है, शॉप हम बंद रखते हैं और इस समय में हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म्स बदले जा सकते हैं। तो ऐसा जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी हर स्टेट के अपने अपने इस तरह के बहुत सारे इशू होंगे, है ना। ये तो अभी सिर्फ नवरात्र के समय की बात आई है। तो ऐसे जैसे होता है कि अभी रामलीला में भी जैसे जिस समय में जुलूस रामलीला का निकलेगा, या गणेश जी का जब विसर्जन होता है, माँ भगवती काली जी का, दुर्गा जी का मनाया जाता है, तो उनका भी विसर्जन के समय जो जुलूस निकलता है, तो उससे भी रिलेटेड इस तरह जो हमारे धार्मिक जो है प्रोसेशंस होते हैं, तो उस समय भी समय समय पे कुछ इश्यूज आते हैं। तो उन सभी को, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पहुंचे, और जो हमारे व्यूअर्स जो इस मेरे वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को, ऐसी जो वीडियोस हैं मेरे वीडियो, दोस्तों हमारे अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, प्लीज सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, आप सब्सक्राइब भी करें, और मेरे वीडियोस को दोस्तों कम से कम आप शेयर कर दिया करें आगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ना मालूम किसके माध्यम से वो मैसेज जो है किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, कहीं पर कोई जो है किसी नेताजी के कोई पीएस हो, कोई वहां तक चला जाए, कोई आपके जानकार हो, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी या कोई पार्टी के कोई कार्यकर्ता ही हो सकते हैं। तो देखिए मेरा तो ये होता है कि मैं तो लिख देती हूँ, जैसे ऑनरेबल हमारे यूपी के जो हैं सीएम हैं योगी जी, तो मैंने उनको एक ईमेल डाला था एक बार, 2021-22 की बात है। तो मैंने उनको कहा था कि, मैंने कहा महाराज जो गौशालाएं हैं, तो गौशालाओं में जो है वो इतना धन नहीं जमा हो पाता है कि जो वहां पे देखरेख अच्छी हो सके। तो आई एम वेरी श्योर, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद वो पहुंची योगी जी के पास, और उसके बाद जो है, क्योंकि ये जो बात आया है वो उसके बाद ही आया है, मेरी ईमेल डालने के बाद ही आया, उससे पहले ये चीज नहीं थी उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी ने जो है जो मुझे पता चला एक दो गौशालाओं पे भ्रमण करने पर, कि 600 रुपया पर गाय का पर मंथ का उन्होंने खर्चा देना जो है अलाउ किया है। तो उससे कई गौशाला, जो प्राइवेट गौशालाएं भी हैं, तो उनको भी लाभ हुआ कि भाई हाँ हमें कुछ पैसा मिल रहा है, तो जो हमारी बीमार गायें हैं तो हम उनके लिए अब दवा दारू कर पा रहे हैं, उनको दिखा पा रहे हैं। हालांकि मैंने अपनी ईमेल में ये भी कहा था कि महाराज यहाँ पे जो है एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसमें कि गौवंश के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, और ब्रीड करके उनको जो है हाई क्वालिटी की जो है गायें और गौवंश आना चाहिए। और स्पेशली जो हमारी छोटी गायें हैं, आजकल आपने देखा होगा, जो कि A2 दूध के लिए मानी जाती है, विशेषकर जो हमारी देसी गायें हैं, जिनको कि A2 ग्रेड जो हमारा मिल्क होता है, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। तो ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिससे कि आसपास के हमारे दूसरे स्टेट्स भी हैं लगते हुए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वो भी यहाँ से जो है गौवंश को प्राप्त कर पाए। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो वो गायें जो हैं वो बहुत महंगी हैं, इवन 2 से 4 लाख 5 लाख तक भी वो गाय मिलती हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट था, बीइंग ए साइंटिस्ट पर्सन, साइंटिफिक बैकग्राउंड होने की वजह से, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आदरणीय योगी जी, आप यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा बनाएं जिसका कि देश विदेशों में नाम हो, और यह हमारे जो भी स्टेट्स हैं वो यहाँ से गौवंश ले जा सके, जिस तरह से राजस्थान में कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी तरीके से इसको होना चाहिए। इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट था उत्तराखंड में, नैनीताल के पास में, वो बंद हो गया है बाद में, वहां पर भी गाय
गायों का जो है गौवंश को लेकर के एक बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट था, और उसमें आसपास की बहुत ही अच्छी जो आईसीआर के अंदर आता था वो, और उसमें जो दूध होता था तो वहां से जो लोकल लोग थे वो दूध भी वहां से लेकर के जाते थे। तो एक वो बहुत अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक उपराला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हुआ। तो उस पर मैंने आरटीआई भी डाली थी कि वह इंस्टीट्यूट क्यों बंद किया गया, और उसके बाद फिर उसके लिए क्या और सोचा गया, या उसको और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए क्यों नहीं सोचा गया, क्योंकि उत्तराखंड में ये एक बड़ा ही यूनिक इंस्टीट्यूट था। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गई, फिर मिनिस्ट्री इधर उधर चलेगी, कई जगह मेरा वो लेटर गया, और हर जगह जहां जहां वो लेटर गया उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला आया कि मैडम आपका जैसे से ये एप्लीकेशन था आरटीआई का हमारे पास आया है। तो सब ने अपने अपने, हर ऑफिस ने अपने अपने कुछ एक्सक्यूज दिए फिलहाल, लेकिन ये हुआ कि ओवरऑल उस पर कुछ भी नहीं बना। तो दोस्तों मेरा ये होता है कि बीइंग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होने की, तो मेरे से जो भी बन पड़ता है, जहां भी कोई चीज मेरे संज्ञान में आती है, मैं उस पर एक्शन लेने की कोशिश करा करती हूँ। और मेरे पिताजी ने भी जीवन भर जो है सोशल वर्क ही किया था रेलवे में रहते हुए, तो कुछ वो ब्लड में वो चीजें हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि समाज, परिवार और हमारे देश की जो है शुद्धता हो सके, अच्छा हो सके। तो ये इस तरह से ये वीडियो है दोस्तों कि हम इस तरह से आगे इस बात को पहुंचाएं, मायूस होकर के किसी भी मामले में ना बैठे। कोई भी अगर इश्यू होता है, मुद्दा होता है, तो उस पर हम लोग चिंतन मनन करें, चिंता नहीं करें, चिंतन मनन करें, और उसके बाद में आगे जो है उसको डिस्पर्स करें और आगे सॉल्यूशन के लिए मांग करें। जैसा कि अभी बिहार के बच्चों ने करा कि उन्होंने कहा कि जी भाई हमको अपने हक चाहिए, जब हम वोट देते हैं तो हमारी लाइवलीहुड हमें प्राप्त होना, अच्छी नौकरी मिलना, अच्छा हमारे देश, हमारे बिहार का जो है उसका उत्थान हो, डेवलपमेंट हो। तो वो उन्होंने ऐसे, तो ऐसे ही हर जगह पे दोस्तों जब भी कोई समस्या आती है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई हमें जरूर जो है दरकार लगानी चाहिए सरकार को। आफ्टर ऑल हमारी सरकारें हैं, हमारे लिए ही है, उनको हमारे लिए ही काम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ही है, हम इसीलिए कहते हैं सरकार के लिए कि पब्लिक जनता के सेवक हैं। नेता लोग जो है क्या है, वो जनता के सेवक हैं। पब्लिक फॉर द पब्लिक, पब्लिक बाय द पब्लिक, पब्लिक ऑफ द पब्लिक। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी, और इस पे चिंतन मनन करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, वायरल कर दें, और मेरे सब्सक्राइबर भी जोड़ें। धन्यवाद, थैंक यू।